and we have also discussed about some important terms related to Bose model of an atom. और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे बोज मॉडल पे जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. बिफोर गोइंग टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी शुड नो द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम. ठीक है, स्पेक्ट्रम. सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? हमने इससे पहले पढ़ा है कि जब हम एक वाइट लाइट को पास कराते हैं गिलास प्रिज्म में से, तो आफ्टर पासिंग थ्रू गिलास प्रिज्म इस ये वाइट लाइट कन्वर्ट होती है इसको 7 कलर्स, ये कन्वर्ट होती है 7 कलर्स में. मतलब ये वहां पे 7 कलर्स डिफरेंट निकलते हैं. ठीक है, और अगर हम वो एक पैटर्न मिलता है कलर्स का, विबग्योर सुना होगा आपने. ठीक है, तो वो पैटर्न जब हम स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं उसी पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है, so when white light is passed through a glass prism, this is white light. When white light is passed through a glass prism, it gets splitted. ये split होती है into its constituent colors, और white light बनी होती है 7 कलर्स की. ठीक है, 7 कलर्स, बीच में बाकी कलर्स. जो हमें इस स्क्रीन पे पैटर्न मिलेगा लाइट्स का, इन कलर्स का, इसी पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. स्पेक्ट्रम विबग्योर आपने सुना होगा. जैसे स्क्रीन पे हमें ऐसे इनका पैटर्न मिलेगा. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये 7 कलर्स हमें स्क्रीन पे मिलते हैं. ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं रेड की डेविएशन सबसे कम होती है और वायलेट की डेविएशन सबसे ज्यादा होती है. ऐसा क्यों? क्योंकि रेड का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है. जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी कम डेविएशन होती है, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी ज्यादा डेविएशन होगी. तो अगर हम रेड से वायलेट तक चलेंगे तो क्या होता है, वेवलेंथ डिक्रीज होते हैं. एंड इफ वी आर मूविंग फ्रॉम वायलेट टू रेड देन वेवलेंथ इंक्रीज. तो ये जो पैटर्न हमें मिलता है यहाँ पे लाइट्स का स्क्रीन पे, ठीक है, ये किस पैटर्न में हमें मिलता है, कौन सा पैटर्न है ये, किस ऑर्डर में हमें ये पैटर्न मिलता है. इफ वी विल सी, हमें ये पैटर्न मिलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा और फिर इनकी कम कम होती है, वायलेट की सबसे ज्यादा कम होती है. या तो हम ये भी कह सकते हैं ये पैटर्न हमें मिलता है, वी नो वेवलेंथ वेरीज इनवर्सली विथ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी वेरीज इनवर्सली विथ वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी वेरीज इनवर्सली विथ वेवलेंथ. सो ये पैटर्न जो हमें मिलता है ये किस पैटर्न में, अब अगर वेवलेंथ डिक्रीज होती है इस पैटर्न में तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज हुई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिक्रीज, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. सो ये पैटर्न, इसी पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है, अब स्पेक्ट्रम या तो व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट से भी हमें मिलेगा स्पेक्ट्रम. ठीक है, और जो बल्ब होता है, बल्ब की लाइट अगर पास कराओगे प्रिज्म में से तो वहां पे भी स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक कलर्ड डिफरेंट कलर्ड लाइट्स का पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे. ठीक है, उसी पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो इनको सेपरेट, जो इन कलर्स को सेपरेट करता है, डिफरेंट वेवलेंथ की डिफरेंट रेडिएशंस को सेपरेट करता है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप. तो यहाँ पे हमारा ग्लास प्रिज्म कौन सा काम करता है, स्पेक्ट्रोस्कोप का. ठीक है, सो ग्लास प्रिज्म इज स्पेक्ट्रोस्कोप. ग्लास प्रिज्म इज स्पेक्ट्रोस्कोप. ओके, और इसकी स्टडी, स्पेक्ट्रम की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी. So we will write something about this.
So when white light is allowed to pass through glass prism, it gets separated into constituent colors. अब ये white light ही जितना जरूरी नहीं है, किसी भी रेडिएशन को आप ग्लास प्रिज्म में से पास कराओगे तो उसको क्या हो रहा है, वो सेपरेट हो रही है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्ड लाइट्स, ठीक है। और एंड दीज कलर्ड लाइट्स जब हम इनको ऑब्टेन करते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, ये एक पैटर्न बनाते हैं। वो पैटर्न क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज, दैट इज अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज। दिस पैटर्न, जो ये पैटर्न मिलता है हमें रेडिएशंस का, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, इसी पैटर्न को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम इज सिंपली अ पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन व्हेन लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ओके। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं रेडिएशंस को सेपरेट करने के लिए, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। और जो ब्रांच डील करता है, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के साथ जो डील करेगा सब्जेक्ट, उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। Now we will move to the next topic, that is types of spectrum. There are two types of spectrum. एक होता है emission spectrum, और दूसरा टाइप होता है absorption spectrum. एमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे कि सन एमिट करता है लाइट, एमिशन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जो इमिटिंग सोर्सेज से हमें आता है। मतलब जो सोर्सेज लाइट इमिट करते हैं उनसे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, उस स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे कि बल्ब से हमें लाइट मिल रही है, टॉर्च इज एमिटिंग सोर्स, वो लाइट इमिट कर रहा है। और अगर हम आयरन को रेड हॉट करेंगे, ठीक है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, वो भी फिर किसी टेम्परेचर पे लाइट इमिट करेगा। दैट मीन्स मेटल्स ऑन हीटिंग दे इमिट लाइट, तो उस वक्त वो इमिटिंग सोर्सेज बनते हैं। वो लाइट अगर हम पास कराएंगे प्रिज्म में से इमिटिंग सोर्सेज है, ठीक है, जो हमें उस वक्त स्पेक्ट्रम मिलेगा, उस स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो भी सबस्टेंसेस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो अगर हम उनका स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उस स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब एमिशन स्पेक्ट्रम, now we can write emission spectrum as when radiation is emitted from the source, जब भी कोई रेडिएशन इमिट होगी किसी भी सोर्स से, ठीक है, चाहे सन हो, चाहे बल्ब हो, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे, या चाहे आप कभी डिस्चार्ज ट्यूब में से हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वहां पे भी लाइट इमिट होती है। चाहे वो सोर्स होगा लाइट का, जब भी वो लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, जब आप लाइट पास कराओगे प्रिज्म में से, और जो आपको पैटर्न मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट या स्क्रीन पे, ठीक है, जो कलर्ड लाइट्स का डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स का पैटर्न मिलेगा स्क्रीन पे, उस पैटर्न को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो एमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच लाइट, फ्रॉम द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम एमिटिंग सोर्स, ओके। नाउ दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम मे बी ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स का हो सकता है, या तो कंटिन्यूअस हो सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रम मे बी कंटिन्यूअस, और इट मे बी डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। और अगर कंटिन्यूअस हुआ या डिसकंटिन्यूअस हुआ, डिसकंटिन्यूअस में भी फिर दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, या तो लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है या तो बैंड स्पेक्ट्रम हो सकता है। लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। मीन्स अब नेचर के बेसिस पे हम स्पेक्ट्रम को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस में या तो लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है या तो बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। अब नटशेल में हमें तीनों टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम मिल सकते हैं यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम में, या तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या तो बैंड स्पेक्ट्रम,
या तो लाइन स्पेक्ट्रम। Now we will discuss these one by one, continuous spectrum, line spectrum और बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इमिशन स्पेक्ट्रम इन 3 टाइप्स में कोई भी हो सकता है। ठीक है, बेसिक आपको क्या याद रखना है इमिशन स्पेक्ट्रम में कि लाइट कहाँ से आ रही है, इमिटिंग सोर्स से, उसी को हम रिजोल्व करते हैं थ्रू ए प्रिज्म। ठीक, सो दिस इज प्रिज्म। व्हेन लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, तो जब हम व्हाइट लाइट अलाउ करते हैं, व्हाइट लाइट, तो ये सेपरेट होती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक, कौन से कलर्स हमें मिलते हैं, विबग्योर। जब स्क्रीन पे देखेंगे तो विबग्योर ऐसे मिलेगा हमें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, अब आपने देखा होगा जब हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म में से, तो हमें स्क्रीन पे 7 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। ठीक है, 7 कलर्ड लाइट्स मिलते हैं। ठीक है, और क्या इन कलर्स में कोई गैप होती है, वायलेट एंड इंडिगो कलर में कोई गैप होती है, या ब्लू एंड इंडिगो में कोई गैप होती है, इन कलर्स में कोई गैप होती है? नो, इनमें कोई गैप नहीं होती है। सो अब अगर हमें इमिटिंग सोर्स से वो स्पेक्ट्रम मिलेगा जिसमें कोई गैप नहीं होगी, जिसमें कलर सेपरेट होंगे, बट वो पैटर्न जो मिलेगा उस पैटर्न में कोई गैप नहीं होगी, वो एक दूसरे में मर्ज होंगे वो कलर्स, तो उस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। So we can write the definition. When sunlight is passed through a glass prism, जब हम सनलाइट को पास कराते हैं ग्लास प्रिज्म में से, इट गेट्स डिस्पर्स्ड इन इट्स कंटिन्यूअस बैंड्स। ये डिस्पर्स होती है कंटिन्यूअस बैंड्स में। ठीक है, और ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब इसमें डिफरेंट कलर्स बनते हैं। वो कलर्स क्या होते हैं, वो कलर्स एक दूसरे में मर्ज होते हैं, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं मिलती है कलर्स में। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट व्हाट, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम है ये। और दूसरी एग्जांपल है, जब आप ये तो आपने प्रिज्म वाला स्पेक्ट्रम देखा, ये कंटिन्यूअस होता है। और अगर हम रेनबो देखते हैं तो रेनबो भी स्पेक्ट्रम ही होता है ना, व्हाइट लाइट का। ठीक है, तो वो भी डिस्पर्शन की वजह से ही होता है। और उसमें भी आप कोई गैप नहीं देखोगे कलर्स में, आप सेपरेट नहीं कर पाओगे कलर्स को। दैट मीन्स वो भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। सो जो भी इमिटिंग सोर्स होता है, सन, ठीक है, जैसे कि बल्ब है, वो जो उसकी लाइट अगर हम पास कराएंगे ग्लास प्रिज्म में से, तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम अगर हम रेडिएशन लाएंगे, अब अगर हम कौन सी रेडिएशन पास कराएंगे, जो रेडिएशन हमें एक्साइटेशन से मिलती है, सपोज एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड, व्हेन सोडियम एटम इज एक्साइटेड, जो हमें वहां से रेडिएशंस मिलती है, जब हम इन रेडिएशंस को ग्लास प्रिज्म में से पास कराते हैं, तो यहाँ पे हमें सीरीज ऑफ कुछ लाइंस मिलती है। ठीक है, अब हमें बैंड ऑफ कलर्स नहीं मिलेगा, अब हमें कंटिन्यूअस बैंड नहीं मिलेगा, हमें कुछ ब्राइट लाइंस मिलती है। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ ब्राइट लाइंस मिलती है, और वो ब्राइट लाइंस होती है डिफरेंट कलर्स की। ठीक है, so we obtain some bright lines of different colors on a screen, and there is dark space in between the two consecutive lines. दो लाइंस में क्या होती है, डार्क स्पेस होती है, इसके बीच में कोई लाइट नहीं आ रही है। तो थिन लाइंस ऑफ ब्राइट लाइट आर obtained on a screen of different colors, and there is consecutive gap, there is a gap between two consecutive bright lines. वो गैप, उसको हम डार्क स्पेस कहते हैं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलता है, लाइंस ऑफ ब्राइट लाइट्स हमें मिलती है, एंड उनका कलर भी डिफरेंट हो सकता है, और इनके बीच में गैप होती है, डार्क स्पेस होती है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलता है, जब हम किसी एटम को एक्साइट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, सोडियम एटम। So atomic spectrum is generally line spectrum. So we will write.
सो लाइन स्पेक्ट्रम, इफ द रेडिएशंस ऑब्टेन्ड और ऑब्टेन्ड, जो रेडिएशन हम ऑब्टेन करते हैं एक्साइटेशन, सबस्टेंस की एक्साइटेशन, मतलब एक्साइटेशन मतलब किसी सबस्टेंस को एनर्जी प्रोवाइड करना इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ठीक है, जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो। तो किसी सबस्टेंस को जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वहां से जो लाइट इमिट होती है, और अगर हम उस लाइट को हम पास कराएंगे ग्लास प्रिज्म से, तो वहां से हमें सीरीज ऑफ थिन ब्राइट लाइंस मिलता है। सीरीज ऑफ थिन ब्राइट लाइंस ऑफ स्पेसिफिक कलर्स आर ऑब्टेन्ड एंड देयर इज डार्क स्पेस इन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव लाइंस। अभी जो मैंने बोला, इनके बीच में डार्क स्पेस होती है, गैप होती है इन लाइंस में, इन ब्राइट लाइंस में। जो इस टाइप ऑफ, जो ये टाइप स्पेक्ट्रम का हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और जनरली लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम ही होता है, ठीक है। मतलब किसी भी एटम को आप एक्साइट करोगे तो वहां से जो लाइट इमिट होगी उसको आप ग्लास प्रिज्म में से पास कराओगे, द स्पेक्ट्रम यू ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। वो इस टाइप का स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो भी लाइन स्पेक्ट्रम होता है। हमें आगे पढ़ना है इसके बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इसमें 6 लाइंस इमिट होती है, 6 लाइंस का इसका स्पेक्ट्रम बना होता है। और सोडियम, अगर हम, दूसरी एग्जांपल है, अगर हम सोडियम को पास कराएंगे, सॉरी सोडियम को एक्साइट करेंगे, सोडियम को अगर हम एक्साइट करेंगे, ठीक है, तो यहां से जो लाइट इमिट होगी, इफ दिस लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू ग्लास प्रिज्म, देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइंस आपको मिलेंगे, ठीक है। 2 ब्राइट लाइंस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये आपकी स्क्रीन है और इस स्क्रीन पे सिर्फ आपको 2 ही ब्राइट लाइंस मिलेंगे। एंड देयर इज अ डार्क स्पेस इन बिटवीन 2 ब्राइट लाइंस। इन ब्राइट लाइंस का वेवलेंथ होता है, एक का होता है 5890 एंगस्ट्रॉम और दूसरे का होता है, इसका होगा 96, जो ऊपर वाली होगी, और दूसरे का होता है 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इनके बीच में डार्क स्पेस होती है, इनके बीच में जो वेवलेंथ है वो गायब है, दैट मीन्स इसीलिए डार्क स्पेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें 2 वेवलेंथ्स मिलते हैं, 2 ब्राइट लाइंस मिलती है, और ये वेवलेंथ्स बिलोंग करते हैं येलो रीजन में, ठीक है, विजिबल के येलो रीजन में, येलो वाले रीजन में। सो द येलो लाइट इज एमिटेड व्हेन सोडियम इज एक्साइटेड। जब हम सोडियम को एक्साइट करेंगे तो वहां से कौन सी लाइट इमिट होगी, येलो कलर की लाइट इमिट होगी, ठीक है। तो इसलिए जो हम स्ट्रीट लाइट्स में, हम स्ट्रीट लाइट्स जो यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स बनी होती है, उनको हम सोडियम लाइट्स भी कहते हैं, सोडियम लाइट्स। इन सोडियम लाइट्स में हम क्या करते हैं, सोडियम को एक्साइट करते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी, और वहां से हमें येलो कलर की लाइट इमिट होती है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज बैंड स्पेक्ट्रम। अब तीसरा टाइप है बैंड स्पेक्ट्रम। जब हम लाइट इमिटेड सोर्स से लाते हैं, ठीक है, तो इमिटेड मतलब जब हम किसी सबस्टेंस को एक्साइट करते हैं तो लाइट इमिट करेगा। तो अगर हम ऐसे सोर्स से लाइट लाते हैं और इसको ग्लास प्रिज्म में से पास कराते हैं तो हमें दो टाइप्स का स्पेक्ट्रम मिल सकता है, या तो लाइन स्पेक्ट्रम या तो बैंड स्पेक्ट्रम। अब डिपेंड करता है इमिटिंग सोर्स हमने कौन लिया है। अगर हम इमिटिंग सोर्स अगर हम एटम्स को एक्साइट करेंगे तो वो इमिटिंग सोर्स बन गया, तो उससे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। वहां पे हमें ब्राइट लाइंस मिलते हैं स्क्रीन पे। और अगर सोर्स होगा हमारे पास, अगर हम मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करेंगे तो वो भी लाइट इमिट करते हैं। एंड व्हेन दिस लाइट इज पास्ड थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये लाइट इस लाइट से हमें बैंड्स ऑफ कलर्स मिलते हैं, ठीक है। और वो बैंड्स सेपरेट होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव बैंड्स आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, तो ये बैंड्स ऑफ कलर्स हमें सेपरेट किए हुए होते हैं डार्क स्पेसेस से। मतलब इनमें भी गैप्स होती है, लेकिन ये बैंड्स मिलते हैं किसी पर्टिकुलर वेव लेंथ के रीजन्स में, ठीक है। सपोज इसका वेवलेंथ रीजन होगा λ1 to λ2, और इस बैंड का होगा λ4 to λ5, λ7 to λ8 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ के रीजन में, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ वेवलेंथ्स हमें मिसिंग होती है।
तो इस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं. जनरली दिस स्पेक्ट्रम इज फाउंड in excitation of molecules. Spectrum obtained from the excitation of molecules. Now another type of spectrum is absorption spectrum. अब absorption spectrum क्या होता है? इससे पहले हमने emission spectrum पढ़ा था. emission spectrum का मतलब है जो भी सोर्स लाइट इमिट करेगा और उसी लाइट को अगर हम ग्लास प्रिज्म में से पास कराते हैं और हमें जो पैटर्न मिलेगा यहाँ पे लाइट्स का, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम को हम एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं. अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा. सपोज हमारे क्लास में मैंने 5 स्टूडेंट्स को उठाया, ठीक है. एक स्टूडेंट की हाइट है सपोज 1 मीटर, दूसरा स्टूडेंट है इसकी हाइट है 2 मीटर, और एक स्टूडेंट है इसकी हाइट है सपोज 4 मीटर, और एक स्टूडेंट है इसकी हाइट है, इनका नाम है ABCD, इसकी हाइट है 5 मीटर, और एक स्टूडेंट है इसकी हाइट है 3 मीटर E. तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं इन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ आप अरेंज हो जाओ या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में तो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में, ठीक है. चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट में इनको अरेंज करते हैं. तो पहले कौन सा आएगा? पहले A आएगा, फिर उसके बाद B आएगा, उसके बाद E आएगा जिसकी हाइट 3 मीटर है, इसके बाद C आएगा, ये E है, B C जिसकी हाइट 4 मीटर है, इसके बाद आएगा D जिसकी हाइट है 5 मीटर. सो अगर मैं इन स्टूडेंट्स पे लाइट डालूंगा, ठीक है, नीचे पीछे वॉल पे क्या बनेगी? इनकी शेडो बनेगी, ठीक है. दैट मीन्स इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये लाइट एब्जॉर्ब की और पीछे वॉल पे क्या बन रही है? डार्क स्पेसेस बन रही है, ठीक है. मतलब इस रीजन में लाइट नहीं पड़ती है वॉल पे. दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब की, वो वेवलेंथ्स पीछे नहीं जाते हैं. अब पीछे जो डार्क स्पेसेस का पैटर्न बना, इसी पैटर्न को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. मतलब जो लाइट जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई वही पैटर्न हमें जब स्क्रीन पे मिलता है तो उस स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है. अब यहाँ पे हम कैसे समझेंगे? इससे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था. अगर हम सोडियम की एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है. अगर हम लाइट इमिट करते हैं सोडियम से, चाहे कैसे करेंगे, चाहे लाइट इमिट हम करते हैं सोडियम, जो जैसे मैंने सोडियम लैंप्स की एग्जांपल दी थी, स्ट्रीट लैंप्स में हम सोडियम यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे सोडियम की एक्साइटेशन होती है और एक्साइटेशन की वजह से क्या होता है? सोडियम इमिट करेगा लाइट, और कौन सी लाइट इमिट करेगा? दैट emits radiations. These radiations belong to the yellow region, इसलिए ये येलो लाइट ही इमिट करेगा, ठीक है. When this light was passed through glass prism, तो यहाँ पे हमें लाइन स्पेक्ट्रम इसका मिलता था, और सोडियम का स्पेक्ट्रम 2 लाइंस का बना हुआ होता है, ठीक है. And these 2 lines belong to the yellow region, ठीक. अब हमें सिंपल क्या करना है? सिंपली पहले इस लाइट को हम पास कराते हैं सोडियम के एक कंपाउंड से, ठीक है. सोडियम का कोई भी कंपाउंड हम लेंगे, कंपाउंड ऑफ सोडियम या सॉल्यूशन ऑफ सोडियम. तो यहां पे मैंने इसमें लिया सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड ऑफ सोडियम. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड आपने लिया. नाउ यू आर allowing the white light to pass through this solution. This is white light. तो अब सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम को जब हम एक्साइट कर रहे थे तो उस वक्त क्या कर रहा था? उस वक्त येलो कलर की लाइट इमिट कर रहा था, मतलब 2 लाइंस इमिट कर रहा था, ठीक है. 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इमिट कर रहा था, ठीक है. अब इसी लाइट को अगर मैं सोडियम पे डालूंगा तो ये कौन सी अब एब्जॉर्ब करेगा? ये वही लाइट एब्जॉर्ब करेगा जो लाइट ये इमिट करता है एक्साइटेशन पे, ठीक है. सो वी कैन से दैट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम ही होता है, ठीक है. समझ आ रहा है? मतलब जो सबस्टेंस जब ये लाइट पास होगी तो इस लाइट में क्या होगा? यहाँ पे सोडियम का कंपाउंड इसको येलो वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी लाइट को एलो करेगा, ठीक है. व्हेन दिस इमर्जेंट लाइट इज, जब ये सॉल्यूशन से इमर्ज होगी लाइट, व्हेन दिस लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म, तो यहाँ पे हमें
कलर्ड स्पेक्ट्रम मिलेगा, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमें इसके येलो रीजन में जो हमें व्हाइट लाइट के जैसे हमें व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही स्पेक्ट्रम मिलेगा, बट येलो रीजन में हमें दो डार्क स्पेसेस दिखाई देंगे। ठीक है, दो डार्क स्पेसेस व्हेन व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोप, तो हमें दो डार्क स्पेसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये कौन सी डार्क स्पेसेस है? ये वही डार्क स्पेसेस है, मतलब वही वेवलेंथ है जो ये इमिट कर रहा था, इस बार ये एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इस बार इस पे लाइट पड़ रही है, इसलिए ये वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। और इनकी जगह पे क्या होगा, इन डार्क लाइंस का मतलब है ये वेवलेंथ्स यहाँ पे मिसिंग है, दीज वेवलेंथ्स आर मिसिंग। सो द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, जो डार्क लाइंस का स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे मिला, इसी स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो वी कैन राइट when a light from any source is passed through any other substance, जब हम लाइट किसी भी सोर्स से, किसी भी इमिटेड सोर्स से किसी दूसरे सबस्टेंस में से पास कराते हैं, तो वो सबस्टेंस क्या करेगा, जैसे सपोज अगर लाइट हम पे पड़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं कुछ रेडिएशंस वापस इमिट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज कोई रेड कलर का चीज है, उसका कलर किस वजह से होता है, वो जब एब्जॉर्ब करेगा, वो उस पर जब व्हाइट लाइट पड़ती है, तो व्हाइट लाइट की वजह से क्या होता है, वो बाकी सभी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रेड को इमिट करता है वापस। ठीक है, इसलिए हमें उसका कलर रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो जब किसी भी सबस्टेंस पे लाइट गिरेगी पहले, ठीक है, तो वो कुछ वेवलेंथ्स उसमें से एब्जॉर्ब करेगा, एंड दिस सबस्टेंस absorbs रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स फ्रॉम द इमिटेड लाइट व्हेन दिस ट्रांसमिटेड। बाकी जो लाइट बचेगी, जब हम इस लाइट को हम जैसे हमने यहाँ पे देखा था, व्हाइट लाइट को पास किया था सोडियम के कंपाउंड में से, तो यहाँ पे कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हुई, बाकी जो बची वो अगर हम उस ट्रांसमिटेड लाइट, उसको हम ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं, ठीक है, वो अगर हम उस लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म में से, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है, तो हमें स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस दिखाई देती है, एंड दीज डार्क लाइंस और ऑफ, मतलब किसी इनकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, मतलब ये किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ की ये डार्क लाइंस होती है। ठीक है, उन रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है जो एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, ये डार्क लाइंस हमें दिखाई देती है, एंड दीज डार्क लाइंस कॉन्स्टिट्यूट द एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। यही डार्क लाइंस बनाते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम सोडियम की जगह पे अगर हम हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड लेते, तो क्या होता है, जो लाइट पास होती है प्रिज्म में से, ठीक है, जो लाइट पास होती है, तो हमें दिखाई देगा, जो हमें जो स्पेक्ट्रम होता है व्हाइट लाइट का, ठीक है, जो व्हाइट लाइट या सनलाइट का स्पेक्ट्रम होगा, तो हम देखेंगे स्क्रीन पे हमें 6 डार्क लाइंस दिखाई देंगे। ठीक है, 6 डार्क लाइंस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 डार्क लाइंस हमें दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पहले एब्जॉर्ब करेगा कौन सी रेडिएशंस को, जो रेडिएशंस ये इमिट करता है। ठीक है, इसलिए वहां पे हमें कुछ डार्क स्पेसेस दिखाई देंगे। Now we will move to the next topic, that is hydrogen spectrum. Now we will come to our main topic, that is hydrogen spectrum. तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं। सपोज हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमें हाइड्रोजन गैस रखना है, H2 गैस, बट एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड, और वो कनेक्ट हुए होता है बैटरी के साथ। तो जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इस डिस्चार्ज ट्यूब में से पास करेंगे इस हाइड्रोजन गैस में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस हाइड्रोजन गैस गेट्स एक्साइटेड, डे एक्साइटेड एंड इमिट्स लाइट, इट इमिट्स लाइट। और इसी लाइट को जब हम पास कराएंगे प्रिज्म में से, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप में से, तो क्या होगा, ये लाइट, द लाइट इमिटेड बाय द एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन गेट्स डिविएटेड, ये स्प्लिट हो रही है, और यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इट कंसिस्ट्स ऑफ 6 लाइन्स। कितनी लाइन से बना हुआ होता है? 6 लाइन से। सो द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड
by passing the light emitted from hydrogen gas when it is passed through a glass prism, then the spectrum obtained on a white screen is known as हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पे 6 लाइंस मिलेंगे. कितने लाइंस? 6 लाइंस. 1 2 3 4 5 and 6. 6 bright lines. You will get 6 bright lines, and these lines are separated by dark spaces. Dark spaces. So the spectrum obtained on a screen, this spectrum is known as hydrogen. इसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है. एंड इफ व्यूड ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो एक एक लाइन बनी होती है इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस से. एवरी लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट्स ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस. इसमें बहुत सारी लाइंस होती है डिफरेंट वेवलेंथ्स की. ठीक है. So the spectrum obtained from the hydrogen when light of hydrogen, जब हाइड्रोजन को एक्साइट करेंगे तो ये लाइट जो इमिट होती है, अगर हम इस लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं और इसका जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होता है, इस स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं सिंपली. ठीक है. या तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं. और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या नेचर होता है? लाइन. ये लाइन स्पेक्ट्रम है. दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. लाइन spectrum of hydrogen, and this is, अगर ये line spectrum है, and this is also emission. We can also use the word emission spectrum of hydrogen. emission, क्योंकि ये emission spectrum है. हाइड्रोजन emit कर रहा है light by the excitation. ठीक है. emission spectrum of hydrogen. So we can write, when hydrogen gas at low pressure is taken in a discharge tube, हाइड्रोजन गैस को हमने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया लेकिन लो प्रेशर पे, एंड लाइट इमिटेड ऑन पासिंग. अब हाइड्रोजन गैस से लाइट इमिट हो जाएगी. कब हो जाएगी इमिट? जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इस हाइड्रोजन गैस में से पास करेंगे. ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू दिस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे जो लाइट इमिट हो जाएगी, अगर वो लाइट हम पास करेंगे, इफ दिस लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म, देन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन, जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वहां पे, उस स्पेक्ट्रम को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं. और याद रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम and it is line spectrum. We can also say line spectrum of hydrogen. We can use emission spectrum of hydrogen. We can also use atomic spectrum of hydrogen. Okay. Now we will see spectrum of hydrogen by diagram. So students, I have made diagram for hydrogen spectrum. In this diagram we will look how spectral lines are emitted when hydrogen atom is de-excited. ठीक है. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ये लाइन स्पेक्ट्रम, हमें लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का हमें तभी मिलेगा जब हम हाइड्रोजन एटम को डे-एक्साइट करेंगे. डे-एक्साइटेशन का मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है, फर्स्ट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, सपोज दिस इज एटम. एटम के पास बहुत सारे शेल्स होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, अप टू इनफिनाइट नंबर ऑफ शेल्स. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में प्रेजेंट हो सकता है. अब डे-एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ? अगर इलेक्ट्रॉन दूर वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है. अब जब ये इलेक्ट्रॉन, अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लाएंगे फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लूज करना पड़ेगा. ठीक है. दैट एनर्जी लॉस्ट पढ़ा था हमने, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट्स टू लोअर ऑर्बिट्स, इट विल रेडिएट एनर्जी. उस वक्त इमिट करेगा एनर्जी. दैट एनर्जी इज रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट, एंड दैट एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट. ठीक है. वो एनर्जी, in case of hydrogen, this energy is emitted in form of light. So जब हाइड्रोजन को हम de-excitation करते हैं तो यहाँ से लाइट एनर्जी इमिट होती है. Now we will look at the diagram. तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, मैंने अभी बोला था, इसमें हमें 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है. मतलब ये स्पेक्ट्रम बनता है 6 लाइंस से. इसमें 6 लाइंस होती है, और इन 6 लाइंस को डिस्कवर किया था 6 डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने. ठीक है.
एक साइंटिस्ट ने एक लाइन को डिस्कवर किया था, दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरे लाइन को डिस्कवर किया था, तीसरे साइंटिस्ट ने ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखा गया जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखते हैं तो एक एक लाइन बनी होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस से, ठीक है। सपोज ये वाली जो लाइन है, इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। अब इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब हायर एक्साइटेड स्टेट कौन हो सकता है? 2 to infinity कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट हो सकता है जहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, डिफरेंट वेवलेंथ्स की डिफरेंट रेडिएशंस निकलेगी, और वो जो रेडिएशंस मिलती है हमें, वो सभी रेडिएशंस आती है लाइमन सीरीज में। इस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। Lyman series. Why Lyman series? Because it was this line was discovered by Lyman. So this line of spectrum consists of infinite number of lines of different wavelengths. मतलब उन रेडिएशंस ये बनी होती है डिफरेंट रेडिएशंस की, जिनकी बहुत सारी रेडिएशंस की जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, ठीक है। सो दिस सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। एंड इस सीरीज में जो हमें वेवलेंथ मिलती है, मतलब इस लाइन की जो हमें वेवलेंथ मिलती है इस स्पेक्ट्रल लाइन की हाइड्रोजन के, वो कॉरस्पॉन्ड होती है टू द अल्ट्रावायलेट रीजन। दैट मीन्स द रेडिएशंस एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टू द फर्स्ट ऑर्बिट। जब वो डिएक्साइट होता है किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तो उस वक्त जो हमें सीरीज मिलेगी उस सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। और वो लाइमन सीरीज किस रीजन में आते हैं? वो लाइमन सीरीज आते हैं, बिलोंग करते हैं अल्ट्रावायलेट रीजन। These Lyman series, the radiations emitted at that time will belong to the ultraviolet region. Okay? अब इलेक्ट्रॉन, अब ये भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी भी ऑर्बिट से, डिएक्साइटेशन ऐसे भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट पे जब आएगा तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होगी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट हो जाएगी रेडिएशन की, एंड देयर विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। ये जो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है हाइड्रोजन का, ये वाली लाइन जब N2 पे टर्मिनेट होगा, जब ट्रांजिशन होगा फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू N2, ठीक है, जब टर्मिनेट होगा N2 पे, तो उस वक्त जो हमें सीरीज मिलती है, इस सीरीज को हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। BALMER सीरीज, बाल्मर सीरीज, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट बाल्मर हु हैज डिस्कवर्ड दिस सीरीज, ठीक है। और इसकी जो वेवलेंथ, इनमें जो रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है, ठीक है, इनकी वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड होती है, इनकी वेवलेंथ बिलोंग करती है विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन। तो इसमें आपको कुछ कलर्ड लाइट्स दिखाई देंगे इस रीजन में, ठीक है। और फिर है थर्ड, अगर N3 पे टर्मिनेट हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आया, N3 पे टर्मिनेट हुआ, हमने ऐसे एक्साइटेशन की, तो उस वक्त जो वेवलेंथ्स एमिट होगी, इनफिनाइट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, दीज वेवलेंथ्स form one spectral line, these wavelengths make one of the spectral lines of hydrogen। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन इनमें से कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इसको डिस्कवर किया था पास्चन ने, और इसका नाम रखा गया इस सीरीज को पास्चन सीरीज। अब हमने याद रखा पास्चन सीरीज, ठीक है। ऐसी 4 सीरीज, अगर इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट होता है फोर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है और फोर्थ ऑर्बिट में टर्मिनेट हो रहा है, जो एनर्जी उस वक्त इमिट होगी, जो स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगी, उस स्पेक्ट्रल लाइन का नाम है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ऐसे ही अगर फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट हुआ, तो जो सीरीज हमें मिलेगी उस वक्त, उसको हम कहते हैं पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। एंड इफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट्स इन 6 ऑर्बिट्स, मैंने पहले ही बोला था कि हमें 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन उस वक्त मिलती है उसका नाम रखा गया हम्फ्री सीरीज। अब सीरीज क्यों? हम्फ्री सीरीज because this spectral line consists of infinite number of spectral lines, ठीक है। वो खुद बनी होती है एक एक स्पेक्ट्रल लाइन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस से,
ठीक है। अब यहाँ पे इन चारों में जो हमें वेवलेंथ मिलती है वो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड होती है टू द इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन, दिस वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड्स टू द इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। और सिर्फ इनमें एक ही सीरीज विजिबल रीजन को बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे भी हमें एनर्जी डिफरेंस देखना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस हमें एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस हम बोर्स मॉडल का भी यूज कर सकते हैं उन क्वेश्चंस में, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी होती है किसी भी ट्रांजिशन में। वी कैन यूज बोर्स मॉडल एज वेल एज वी कैन यूज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसकी डायग्राम को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस कभी क्वेश्चंस हमें दूसरे एंगल से दिए हुए होते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड बाल्मर लाइन, सेकंड बाल्मर लाइन, ठीक है। बाल्मर लाइन इसका मतलब क्या है, सेकंड बाल्मर लाइन। तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें ना तो N1 दिया हुआ है ना तो N2 के बारे में पता है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बाल्मर सीरीज में सभी लाइंस कहाँ पे टर्मिनेट होती है। बाल्मर सीरीज में सभी लाइंस कहाँ पे टर्मिनेट होगी, N2 पे। दैट मीन्स N1 क्या होगा, वो होगा 2, ठीक है, जिसपे टर्मिनेट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है। और N2 क्या होगा, अब ये बात कर रहा है सेकंड बाल्मर लाइन। सेकंड बाल्मर लाइन दैट मीन्स जो इससे 2 ऑर्बिट से पहले आ गई है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड ऑर्बिट से, ठीक है। सेकंड मीन्स आपको करना है सेकंड दैट इज 2 प्लस, और यहाँ पे बाल्मर सीरीज में अब किस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज में आपको 2 + 2 दैट मीन्स सेकंड बाल्मर सीरीज मीन्स आपको सेकंड दैट इज 2, ठीक है। N2 आपको 2 लेना है, ठीक है, 2 प्लस और सेकंड से लाना है, मतलब इससे पहले वाले 2 ऑर्बिट से आपको इलेक्ट्रॉन लाना है। एक तो ऑलरेडी आपको N2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और आपको कहाँ से लाना है, तो इसके लिए फर्स्ट बाल्मर लाइन कौन बन रही है, फर्स्ट बाल्मर लाइन बन रही है n = 3, और सेकंड बाल्मर लाइन कौन बन रही है, जो जब इलेक्ट्रॉन आएगा फ्रॉम n = 4 टू n = 2, ठीक है। तो N2 का वैल्यू ऑब्वियसली आपको मालूम पड़ जाएगा, दैट विल बी 4, ठीक है। सो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दिस, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, या सपोज अगर हम डीएक्साइटेशन कराते हैं इलेक्ट्रॉन को, एटम को फ्रॉम n = 2 टू n = 1, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम जंप कराते हैं फ्रॉम n = 2 टू n = 1, ठीक है। फर्स्ट वी विल सी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n1 ऑर्बिट, दैट विल बी फ्रॉम द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 13.6 Z² बाई n1², ठीक है। और E2 किसके बराबर होगा, E2 बराबर होगा -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n2², ठीक है। अब एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, दैट मीन्स कितनी एनर्जी इमिट करेगा उस वक्त, दैट एनर्जी डिफरेंस विल बी इक्वल टू बाय रिलेशन, इनको हमें माइनस करना है, E2 माइनस E1, E2 का वैल्यू क्या है -13.6 Z² बाय n2² माइनस -13.6 Z² बाय n1², एंड दिस विल बी इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, पहले इसी को लिखते हैं, प्लस 13.6 Z², इन दोनों को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1 बाय n1² माइनस 1 बाय n2², ठीक है। दिस विल बी द एनर्जी डिफरेंस, मतलब एनर्जी इमिटेड, ठीक है। जो एनर्जी डिफरेंस होगी ऑर्बिट्स में, दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जहां जिनमें ट्रांजिशन हुई, वही एनर्जी इमिट होगी, और ये एनर्जी होगी इमिट, दिस एनर्जी इज इमिटेड, हम लिख सकते हैं दिस एनर्जी इज इमिटेड
इन फॉर्म ऑफ फोटोन। निकली ना लाइट यहाँ पे हाइड्रोजन को डाइऑक्साइड करने से, दैट मीन्स एनर्जी निकली इन फॉर्म ऑफ फोटोन। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा था फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, दैट इज एच सी बाई लैम्डा। सो वी कैन यूज दैट वैल्यू हियर, एच सी बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू डेल्टा ई के बदले, ठीक है, 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक। एंड वी कैन राइट 1/λ। 1/λ ऑलरेडी हमने वेव्स में पढ़ा है, 1/वेवलेंथ बराबर होता है, दूसरा पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज म्यू बार। म्यू बार जिसको हमने बताया था वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर। इसको 1/λ को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे भी, वेव नंबर से भी, ये वेव नंबर ही होता है, दैट विल बी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक। लेकिन मैंने क्या किया, ये 1/λ ही जितना रखा है यहाँ पे, अब एच सी जो था वो कहाँ जाएगा, वो इसकी डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाय एच सी। अब आपको मालूम ही है 13.6 एच एंड सी दीज आर कॉन्स्टेंट्स, सो वी कैन राइट 1/λ और म्यू बार, दैट विल बी इक्वल टू 13.6 एच सी के बदले कोई कॉन्स्टेंट डाल दो, सपोज आर, ठीक है, आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, and this equation is known as Rydberg's equation. Rydberg's equation, ठीक है, इस इक्वेशन को हम Rydberg's equation कहते हैं, एंड R is Rydberg constant, Rydberg constant, ठीक है। साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया, ठीक है, Rydberg's equation एंड R is Rydberg's constant। और R का वैल्यू होता है, R is equal to 1.09678 into 10 raised power 7 मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है, ये आर का वैल्यू होता है। एंड फॉर सिंपल कैलकुलेशंस वी टेक वैल्यू ऑफ आर एज 1.1.09 के बदले हम 1.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, into 10 raised power, एज यू आर अवेयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो 1.1 लिख सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक। अब आर किसके बदले हमने डाला था, आर डाला था हमने 13.6 डिवाइड बाई एच सी के बदले 13.6 डिवाइडेड बाई एच सी। सो कभी कभी आपको आर का वैल्यू निकालना होता है क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये करना है, ठीक है। और मतलब आर के बदले कभी ये यूज करना पड़ेगा, कभी इसके बदले आर यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। और कभी एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस में आपको ये भी कहा जाता है, आर एच सी इनके वैल्यूज नहीं दिए गए होंगे, ठीक है, ना तो आर का ना तो एच, और सी तो हमें पता ही है, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है एंड सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनका तो पता है, लेकिन आर का वैल्यू को भी मालूम नहीं होता है। तो आर के लिए हम क्या करेंगे, तो आर सी एच ये बराबर होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद रखना है, इसी से निकलता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद ही याद रहेगा, ठीक है। सो वी कैन हैव क्वेश्चंस ऑन, अब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वेव लेंथ पे भी और वेव नंबर पे भी, ठीक है। वेव नंबर निकालना होगा तो सीधे इस इक्वेशन से निकालोगे, और वेव लेंथ निकालना होगा तो क्या करोगे, इस इक्वेशन, इस फॉर्मूला को यूज करोगे, फिर लास्ट पे क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो आपको वेव लेंथ का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ तो आपको निकालनी होगी ट्रांजिशन की, किसी लाइन की, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको अभी मैंने जैसे बताया, क्वेश्चन दे सकता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, सपोज पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज में कोई क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे N1 और N2 मालूम नहीं है, बट
जब आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो आपको इजीली N1 एंड N2 का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। आपको पता ही है, पहले आपको याद रखना है पास्ट टेंस सीरीज में लाइंस कहाँ पे टर्मिनेट होती है। पास्ट टेंस सीरीज में लाइंस n इज इक्वल टू 3 में टर्मिनेट होती है। दैट मीन्स N1 का वैल्यू क्या होगा 3। आपको N1 का वैल्यू पता चल गया। अब थर्ड लाइन, या अगर सपोज अगर मैं क्वेश्चन दूंगा फोर्थ लाइन दैट मीन्स N1 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 इसके लिए फर्स्ट लाइन होगा, n इज इक्वल टू 5 सेकेंड लाइन, n इज इक्वल टू 6 थर्ड लाइन, n इज इक्वल टू 7 फोर्थ लाइन होगा। ठीक है, तो N2 का वैल्यू क्या होगा, सिंपली हम क्या करेंगे, फोर्थ अगर निकालना है फोर्थ का तो 4 प्लस N1 का वैल्यू पास्ट सीरीज में कहाँ पे टर्मिनेट होता है 3 पे। ठीक है, तो N2 का वैल्यू आपको 7 मिलेगा। नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। N1 का भी वैल्यू पता है, N2 का भी, और R का भी वैल्यू पता है, एटम का एटॉमिक नंबर भी पता होगा, तो आप वेव नंबर भी निकाल सकते हो। यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो वेवलेंथ एंड यू कैन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी वगैरह। ठीक है, तो questions we will discuss in the next class. So if you want to more videos like this, please subscribe our channel, and please like our videos and share videos with others, with other students. Maybe these videos will be helpful, it may be helpful for other students also. Thank you.